हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारा रिस्पॉन्स एक ऐसा तकड़ा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ के हम लोग रखें, तब बात बनेगी। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, यहां पे पाकिस्तान में न्यूक्लियर ट्रिगर्स क्या हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है? आपका एक न्यूक्लियर ट्रिगर यह है कि आप स्पेशल थ्रेशोल्ड, यानी कि आप पाकिस्तान का टेरिटोरियल बाउंड्री, उसकी इन्वेजन करें। हिंदुस्तान तो खड़ा है। आपका कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन ब्लास्ट एक्ट जो 1986-87 में 86-87 में जनरल सुंदर जी के टाइम पे शुरू हुआ था, उसके बारे में भी बात कर रहा हूं। उनके मेन बैटल टैंक्स तो उस जगह पे इंटरनेशनल बाउंड्री पे उसके करीब खड़े हैं। और एरियाज कौन कौन से हैं? आपका सामने आ जाता है जनाब जम्मू का इलाका, आपका आ जाता है सियालकोट, और आपका आ जाता है छम का इलाका, लाहौर, कसूर। आप नीचे चले जाए रन ऑफ कच एरियाज, यहां पे वो टेरिटरीज हैं जहां पे इनके मेन इंकर्जन आ सकती है, टैंक अटैक्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपका दूसरा न्यूक्लियर ट्रिगर क्या है जनाब स्पीकर, कि आपकी मिलिट्री थ्रेशोल्ड की डिस्ट्रक्शन। खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान की अफवाज को इतना डिग्रेड कर दें कि वो रन ओवर हो जाएं। आपके पास तीसरा ट्रिगर क्या है न्यूक्लियर ट्रिगर का, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का? इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, कि आपका गला वो इक्तिसादी तौर पे दबा दें और आप करें हाई सीज पे और समुंदर पे। ये इंडियन नेवी का टास्क है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। और चौथा न्यूक्लियर ट्रिगर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना। इसके लिए हमें हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर। अपने दुश्मन के आगे एक कमजोर आवाज में बात नहीं करनी चाहिए कभी भी। मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने बात भी की थी कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। यहां के हमारे साथी हर एक शख्स जिस वक्त खुदा ना खास्ता जंग छिड़, हम लोग अपनी जानें निछावर करने के लिए अपने मादरे वतन के लिए हाजिर होंगे और मौजूद होंगे। यहां के मैं नहीं कह सकता। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये बात भी कहता चलूं कि इंडस वाटर ट्रीटी मोदी सरकार ने इसको वेपनाइज किया। 19 सितंबर 1960 को ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी प्रेसिडेंट अयूब खान साहब और जवाहरलाल नेहरू साहब के दरमियान। और इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगें भी हुई हैं, कन्फ्लैग्रेशंस हुई हैं, सब कुछ हुआ, पर दिस ट्रीटी विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आज ये शख्स इसको वेपनाइज कर रहा है। यहां पे ये मैं कहता चलूं कि मुख्तलिफ इसी हाउस में मुतअद्दिद बार मैंने ये बात सुनी कि प्रेसिडेंट अयूब खान ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का पानी बेच दिया। तो या उन साथियों का जो यहां पे गवर्नमेंट बेंचेस पे भी, ये रिजीम के बेंचेस पे यहां पे बहुत बार मैंने आवाज सुनी है, या वो बात होती, उस पे सदाकत होती
तो आज आप अपने इस जॉइंट रेजोल्यूशन में ये क्यों कह रहे हैं कि हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करेंगे कि मोदी जो है उसने इस ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड कर रहा है। लिहाजा 19 सितंबर 1961 की इंडस वाटर ट्रीटी दुरुस्त थी, पाकिस्तान के फायदे में थी, और आज पाकिस्तान भैया आवाज होके मोदी को कह रहा है कि या तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। और जो लोग इस पे पहले दराड़े डाल रहे थे, झूठ कह रहे थे, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या फिर नेशन के सामने आके करना चाहिए कि जी हम लोग गलत थे। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर कि 10 मई 1940 को जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में छिड़ गई थी, और ये मिसाल क्यों जरूरी है, ये लीडरशिप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। 10 मई 1940 को जिस तरह मोदी है, मैं फिर कह रहा हूं, और जो मेरे कायद ने भी बार इसको इक्वेट किया है मोदी को हिटलर के साथ, ये उसी तसलसल की बात मैं कर रहा हूं। 10 मई 1940 को हिटलर ने यूरोप के लोलैंड कंट्रीज को, लो कंट्रीज को इन्वेड किया। उस वक्त चेम्बरलिन था प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का, और उसने उससे पहले हिटलर को अपीज करने के लिए जब वो पोलैंड गया, बरतानिया चुप। जिस वक्त वो नॉर्वे में उसने इन्वेजन की और बरतानवी फौजी वहां पे गए और फिर उनको सरेंडर करना पड़ा, बरतानिया चुप। जब लो कंट्रीज की इन्वेजन हुई बरतानिया में और वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खुली कि एक शख्स जिसने खून की होली खेलनी थी, जिसका नाम हिटलर था, उसका अभी रास्ता रोकना जरूरी है, और वो कोई कमजोर आदमी नहीं रोक सकता था। लिहाजा उसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, और चर्चिल ने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीती, क्योंकि उनको एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर चाहिए था जो कि मुकाबला कर सकता था हिटलर का, ना कि एक वीक नीड जिसकी काम पे टांग रही हो। और उस शख्स के आने से आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोर्स क्या तब्दील हुआ। वही बरतानिया की फौज जो नॉर्वे में सरेंडर कर गई थी चंद महीने पहले, उसके बाद डंकर्क से रिट्रीट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो फेमस स्पीच चर्चिल की कि वी विल फाइट ऑन द बीचेस, वी विल फाइट ऑन द लैंड, वी विल फाइट इन द एयर, मुल्क को मुत्तहिद कर दिया उसने। आज भी जनाब स्पीकर